जाना ही है ऐसा, तो बस अब जो होना है। अच्छा, या तो उसकी वजह से ऑनलाइन पे रश बढ़ गया हो भाई, सामने से अगर आधे बच्चे गायब हो गए ये सोच के कि शायद गवर्नमेंट वाकई 15 से छुट्टियां दे रही है, अभी तो वो एक डाउट है, वैसे चांसेस काफी ज्यादा उसके बढ़ गए हैं, लेकिन बहरहाल वो डाउट है, उस डाउट की बेस पे आधी क्लास गायब हो गई, या शायद आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हो अलग अलग जगह से। मैं वही कह रहा हूँ ना कि या तो उसकी वजह से ऑनलाइन में रश बढ़ गया होता। 29 है इस वक्त, जबकि मैंने देखा था तो 23 थे, मैंने कहा वाह, या तो यहाँ के बच्चे जी ऑनलाइन हजरात जरा बता दीजिए, स्क्रीन कैमरा आवाज तीनों चीजें क्लियर है? और कह दें कि आज भी नहीं था सुबह बाकी क्लासों में मसला, वो तो इनके सामने क्या हो रहा था थे मसला ऑडिट में, नहीं यहाँ की क्लासेस नहीं यहाँ पे पर्दे का ठीक है। चलें जी, हम अपने खर्चे पे हमारे हाँ हमारे मसलो मसाइल किसी हद तक खत्म हो गए जब तक ये मोबाइल सपोर्ट कर गया। हम लोगों ने लास्ट डे स्टॉपर और होल्डिंग आउट पढ़ा था जी। वॉइस क्लियर है ना ऑनलाइन? क्लियर है, सिर्फ एक मोहम्मद उमर भाई को नहीं आ रही जी। आप वहां से उन्हें मैसेज कर दीजिएगा, मोहम्मद उमर नामी स्टूडेंट, उसको नहीं पहुंच रही जी।
स्टॉपर और होल्डिंग आउट, हमने कहा था एक पार्टनर स्टॉपल वाला होता है और एक होल्डिंग आउट वाला होता है। स्टॉपल वाला वो होता है जिसके बारे में उसके बड़ों ने या बाकी पार्टनर्स ने कंफ्यूजन फैला दी हो कि वो पार्टनर है जबकि वो पार्टनर नहीं होता। इसकी कई एग्जांपल्स हो सकती हैं। एक बंदा जो कि पार्टनर था बाद में छोड़ के चला गया और आपने बताया नहीं किसी को। एक ऐसा बंदा है जिसके बारे में आप गलत फहमी में ही बैठे कि हमारा पार्टनर, और बाद में थर्ड पार्टी को नहीं बताया कि वो हमारा पार्टनर नहीं है। तो जिसको बाकी पार्टनर्स अपना पार्टनर मानते हैं या बताते हैं दुनिया को और बाद में ये नहीं बताते कि अब हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो थर्ड पार्टी ये समझती है कंफ्यूजन में कि ये इनका पार्टनर है, और जिन्होंने कंफ्यूजन फैलाई है वो फिर लाइबल होते हैं उस कंफ्यूजन को फैलाने की वजह से। और किसने फैलाई कंफ्यूजन? पार्टनर ने। तो स्टॉपल में क्या होता है, जो फर्म है वो कंफ्यूज कर देती है थर्ड पार्टी को, तो ऐसे में उस एक पार्टनर के किसी भी एक्शन पे जिम्मेदार हो जाती है फर्म, क्योंकि फर्म ने सबको कहा था कि ये हमारा पार्टनर है। होल्डिंग आउट में रिवर्स हो जाता है, एक इंसान जाके कह देता है मैं फलाना लोगों का पार्टनर हूं, और वो कंफ्यूजन फैलाता है थर्ड पार्टी को, और थर्ड पार्टी इस कंफ्यूजन में डील भी कर लेती है। और बाद में जब नुकसान होता है तो थर्ड पार्टी पार्टनरशिप फर्म को नहीं पकड़ सकती, क्योंकि उन्होंने तो कंफ्यूज ही नहीं किया। किसको पकड़ेंगे? इसी शख्स को। और ना सिर्फ इस मामले में पकड़ेंगे, किसी भी मामले में पकड़ सकते हैं। उस पार्टनरशिप फर्म ने कोई भी और नुकसान कर दिया तो आके कहेंगे कि जी सारे पार्टनर जॉइंट एंड सेवरल होते हैं, हम तुम्हें पकड़ने आए हैं। और वो जितना मर्जी चिल्लाता रहे कि मैं पार्टनर नहीं हूं, जब उसने जगह जगह झूठ बोला था कि वो पार्टनर है, तो अब उसको पार्टनर तस्वुर किया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ लाइबिलिटीज ओनली। लाइबिलिटीज इससे ले ली, फिर ये जाएगा बाकी पार्टनर्स के पास, कहेगा जी वो रूल ये है कि एक पार्टनर बाहर की दुनिया को पैसे देने के बाद बकाया लोगों से आके पैसे मांगता है, तो कहेंगे उसका पार्टनर होना जरूरी है। तो कहेगा अगर मैं पार्टनर नहीं था तो मेरे से थर्ड पार्टी क्यों ले गई पैसे? तो कहेंगे कि ये तो तुम्हारा ही कसूर है। इंज तो फ्रेंच होता है ना, अगर हाँ चुट चुट मारे है तो फिर कौन भुगतो, तो वो जो है वो उस तरह से फंस जाएगा। इसकी आपने अंग्रेजी देखी, मैंने आपको बताया था थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैंने फिर ट्यूटर नोट भी डाल दिया था। ये ट्यूटर नोट हरगिज याद करने के लिए नहीं है, सिर्फ इसलिए है कि एस्टॉपल और होल्डिंग आउट को आप अच्छी तरह से डिफरेंशिएट कर सकें। मुझे बताइए एस्टॉपल और होल्डिंग आउट में कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी, कोई घबराहट? इससे पहले कुछ होल्डिंग आउट थर्ड लाइन, अगर मुझे किताब दिखा दे मैं वहां से पढ़ लूं, क्योंकि मेरे पास जो स्लाइड्स है उसका फॉर्मेट थोड़ा सा फर्क है, ऐसा ना हो कि वो थर्ड लाइन फर्क आ जाए। होल्डिंग आउट में सेकंड लाइन के एंड से जो लिखना शुरू हो रहा है, ठीक है जी, इफ थर्ड पार्टी गिव्स क्रेडिट टू फर्म, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट शेल बी लायबल जस्ट लाइक एनी अदर पार्टनर। अगर कोई थर्ड पर्सन फर्म को लोन देगा, तो ये शख्स जो अपने आप को पार्टनर कहता है ये भी लायबल हो जाएगा उस चीज पे जो इसको नहीं दिया गया। किसको दिया गया? फर्म को, क्योंकि फर्म को लोन दें तो सारे पार्टनर लायबल होते हैं। ये पार्टनर है नहीं, लेकिन थर्ड पार्टी की नजर में पार्टनर है, थर्ड पार्टी को जा जाके कहता है मैं पार्टनर हूं, तो अब लायबिलिटी में ये बेचारा हिस्सेदार तस्वुर किया जाएगा। जी इस लैंग्वेज में मुझे बताइए, होल्डिंग आउट के अंदर जो लाइंस दी हुई हैं, जो शुरू के 3 लाइंस का पैरा वो क्लियर है? अ पर्सन हु एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, या तो खुद रिप्रेजेंट करे और नोइंगली परमिट हिमसेल्फ टू बी सो रिप्रेजेंटेड, या वो चाहे कि उसके बारे में ऐसी बात की जाए, मतलब कोई और बात करे और वो खामोश रहे। इसका मतलब है जब एक बंदा दूसरे को ये गलतफहमी क्रिएट कर दे कि मैं फलाना का पार्टनर हूं, तो वो होल्डिंग आउट का पार्टनर क्या आता है। फिर थर्ड पार्टी अगर लोन देगी फर्म को तो ये भी फंस जाएगा। इन ऑर्डर टू रेंडर अ पर्सन लायबल एज पार्टनर ऑन ग्राउंड ऑफ होल्डिंग आउट की बिना पर किसी शख्स को पार्टनर के तौर पे लायबल ठहराने के लिए कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है? उसने या तो खुद से डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन दी हो, नंबर 2 डायरेक्ट नहीं तो उसने किसी और बंदे को अलाउ किया हो कि वो ऐसा कुछ बोले जिससे लोगों को यकीन आए, और तीसरा दूसरे बंदों ने उसकी इस बात पे भरोसा किया हो। अगर गौर से देखें तो ऊपर वाली पैरा को तोड़ दिया यहाँ 3 बुलेट्स में, बात उतनी ही है जितनी हमने वो शुरू वाले पैरा में पढ़ी थी। साइलेंस में भी ऑटोमेटिकली आप होल्डिंग आउट काउंट होंगे। आपके सामने कोई कह रहा है कि ये पार्टनर है और आप इनकार नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि आप ये मान रहे हैं कि आप पार्टनर है। आखिरी लाइनें क्या लिखी थी? हमने कहा था रिटायरिंग पार्टनर पे भी अप्लाई करता है। अगर रिटायरिंग पार्टनर कहीं जाके ये क्लेम करे कि मैं पार्टनर हूं, तो वो फिर लायबल भी होगा, हालांकि रिटायर होने के बाद पार्टनर लायबल नहीं होता। However, it does not apply in case of diseased or insolvent partner। अगर बंदा ही मर गया है या दिवालिया हो गया है,
फिर होल्डिंग आउट का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करेगा। तो ये एक छोटा सा पोर्शन हम लोगों ने फ्राइडे के डे पे रखा हुआ था ताकि कोई भी कंफ्यूजन हम इसको डिस्कस करें और आगे फिर हम अपने अदर लॉज में से कुछ और छोटे मोटे लॉज पे हाथ डाल सकें। सर होल्डिंग आउट के केस के अंदर अगर एक पार्टनर लायबल है, ठीक है, और अगर वो फिटली जो थर्ड पार्टी के काबू में नहीं आता है, यानी कि वो ठीक है, वो भाग जाता है, तो वो सवाल ये है कि अगर एक ऐसा केस है कि थर्ड पार्टी होल्डिंग आउट वाले बंदे को पकड़ लेती है और कहती है तुमने लायबिलिटी देनी है और वो लायबिलिटी दिए बगैर भाग जाए, फिर क्या होगा? जवाब ये है कि देखना पड़ेगा कि लोन या जो डीलिंग है वो किससे की गई थी। अगर तो इस अकेले बंदे ने कहा था मैं पार्टनर हूं और इसी के साथ उन्होंने डील किया और ये भाग गया, तो थर्ड पर्सन अगर फर्म के पास जाके पूछेगा कि जी आपके पार्टनर ने ऐसा किया, वो कहेंगे हमने आपको कब बताया था फलाना बंदा हमारा पार्टनर है। तो जो डीलिंग सिर्फ इस बंदे के साथ हुई है थर्ड पार्टी की और उसमें ये भाग गया, तो उस थर्ड पर्सन को नुकसान हो गया कि एक बंदे पे भरोसा कर लिया बगैर बाकियों से पूछे। और हो सकता है कि नुकसान हुआ हो फर्म को, फर्म ने को वो कर दिया, गड़बड़ कर दी और इसका नुकसान हो गया थर्ड पार्टी का। अब ये इस होल्डिंग आउट वाले को पकड़ रहा था, भाग गया, ओके ये भाग गया, किसी और पार्टनर को पकड़ लें, क्योंकि अब नुकसान जो है वो फर्म की तरफ से है। होल्डिंग आउट के कहने पर उसने फर्म से कर लिया और फिर उसको लॉस हुआ। ठीक है, होल्डिंग आउट के कहने पे फर्म से कर लिया, तो फर्म वालों को पता तो लगा होगा ना कि हमसे कुछ हो रहा है, हमारे साथ एक बंदा आगे डील कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो ऐसा थोड़ी है कि वो बस सो रहे हो सुकून से और अचानक से पता लगे कि जी एक एग्रीमेंट बन गया। और अगर उसने एक थर्ड पार्टी ने एक एग्रीमेंट बनाया है, इस बंदे से कहा तुम साइन कर दो सबके बिहाफ पे, उसने साइन भी कर दिया है, लेकिन क्या वो सबका नुमाइंदा है? जब वो नुमाइंदा ही नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है, यानी कि फर्म की जिम्मेदारी नहीं है, तो फर्म उसके एक्ट्स के लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन वो फर्म के एक्ट्स के लिए जिम्मेदार है। इसलिए मैंने कहा था वो एसेट का पार्टनर नहीं है, लायबिलिटीज का पार्टनर है। होल्डिंग आउट में कोई कंफ्यूजन फिजिकल हजर आता है। एक बंदा है जो पार्टनर नहीं है, लें जी अब हमारे पास एक केस स्टडी आ रही है, लास्ट टाइम भी हमने केस स्टडी का ऑडिट किया था। एक बंदा है जो पार्टनर नहीं है, वो किसी थर्ड पर्सन फोर्थ पर्सन को, किसी दोस्त को बताता है कि मैं फलाना जगह पार्टनर हूं। ठीक है, उसने भी वो बात सुनी थी कि ये बंदा पार्टनर है। ठीक है जी। अब अगेन हम ये कहते हैं कि एक बंदा खामोशी से एक कमरे में चुपके से अपने दोस्त को बता रहा था मैं फलाना जगह पार्टनर हूं। दरवाजे पे खड़े एक और बंदे ने सुन लिया कि ये फलाना फर्म में पार्टनर है, और इस अजम्पशन पे उसने, ये बेसिकली मिसरिप्रेजेंटेशन बन जाती है, इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने इसका सोल्यूशन निकाला है कि उस पार्टी के साथ तो जुल्म हो गया ना, जिसको ये गलत फहमी पहुंची, वो आके इससे लॉस रिकवर कर सकती है। जी, असल में इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन में इसने चाहा हो कि दूसरे के सामने बात हो, ये तो खामोशी से अपने एक कमरे में एक दोस्त को बता रहा था, वो दूर बैठे शख्स को तो नहीं बता रहा था। इसका इरादा नहीं था, इसका इरादा नहीं था, लेकिन उसके साथ हो गया। तो ये वो इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन है, जिसमें आप चाहते नहीं किसी के साथ गलत बोलना, लेकिन आप गलती से किसी के साथ गलत बोल जाते हैं। जी, होल्डिंग आउट सामने मौजूद हाजरीन, ठीक है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट अगर फर्म की कोई लायबिलिटी पे करता है तो सवाल ये कि क्या वो रिकवर कर सकता है? अनफॉर्चुनेटली नहीं। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, अगर वो इंटरेस्टेड पर्सन हो और उस पेमेंट में उसका कोई मफाद हो, तो फिर हमारे पास एक कौसाई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो कि बचत दे देगा। अदरवाइज अगर ये खुद ही से अपने दिल में अपने आप को पार्टनर मानता है, मतलब मैं खुद ही से सोचूं कि जी मैं फलाना लोगों का पार्टनर हूं और मैं उनके ब्याह पे एक पेमेंट करके उनसे कहूँ जी मैंने आपके हिस्से के पैसे दे दिए हैं, वो कहेंगे तुम कौन हो, तुम्हारा हमसे ताल्लुक क्या है, तुमने पेमेंट की है ठीक है, तुम्हारा अपना मसला, हमने तो करनी नहीं थी पेमेंट। तो ऐसे में अगर वो लायबिलिटी भी पे कर देगा, क्योंकि असल में वो पार्टनर नहीं है, तो पार्टनर उसको ओन नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि वो दुनिया को कहता है मैं पार्टनर हूं, तो उस खुद गरीब को ओन करना पड़ता है कि हाँ भाई मैं पार्टनर था, मेरे से भी नुकसान ले लो। तो ये है, जो झूठ बोलेगा, जो धोखा देगा, वो फंसेगा। अगर पार्टनर ने धोखा दिया तो वो फंसेंगे, अकेले बंदे ने धोखा दिया वो फंसेगा। जी, फिजिकल हाजरीन, थर्ड बुलेट के नीचे जो ब्रैकेट लिखी हुई है, whether or not person representing know that representation has reached other person। देखें,
वही वाली बात जैसे अभी इन्होंने कही कि जो थर्ड पार्टी है उसने भरोसा कर लिया इस बात पे कि ये बंदा इस फर्म में पार्टनर है, हमने उन्हें नहीं बताया, लेकिन उन तक वो खबर पहुंच गई और उन्होंने यकीन भी कर लिया। और क्यों किया? हमारी हरकत की वजह से, वो जो हम अपने दोस्त को बता रहे थे। तो अभी हमने बात की कि जो बाहर खड़ा सुन रहा है नुकसान तो उसका भी हो गया ना, तो वो फिर वहां पे रूल आ जाता है मिसरिप्रेजेंटेशन का कि हमने नहीं चाहा था उनके साथ धोखा करना, लेकिन हम इधर भी तो झूठ बोल रहे थे ना, अपने दोस्त को भी तो झूठी बात बता रहे थे। उस झूठ की वजह से वो थर्ड पार्टी जिसने उस पर भरोसा करके एक्शन ले लिया, हमें उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जी ऑल डन। ऑनलाइन वाले हजरात, ऑनलाइन में मेरे पास है 4 बातें। सर मेन डिफरेंस बिटवीन एस्टॉपल एंड होल्डिंग आउट बता दें, सेम सेम ही लग रहे हैं। ओए होए, ये तो इन्होंने सारा का सारा जो है ना मामला उठा के कचरे में फेंक दिया। चले लेट्स हैव अ न्यू स्टार्ट। एस्टॉपल के केस में पार्टनर्स कंफ्यूज कर देते हैं। फर्म के लोग ये कहते हैं कि फलाना शख्स हमारा पार्टनर है, जबकि वो पार्टनर नहीं होता। तो ऐसे में उस बंदे की कोई भी हरकत जो पार्टनर नहीं है बट ये बड़े मान चुके हैं कि ये हमारा पार्टनर है, तो ऐसे में वो शख्स रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं उस बंदे के एक्शन के ऊपर। होल्डिंग आउट में क्या होता है? होल्डिंग आउट में बड़े कंफ्यूज नहीं करते, वो अकेला बंदा कंफ्यूज करता है। एक अकेला बंदा जाके कह देता है मैं पार्टनर हूं फलाना का, हालांकि नहीं होता। तो ऐसे में वो फलाना की किसी एक्शन पे ये बंदा लायबल हो जाता है। तो रूल ये है कि जो धोखा देगा वो फंसेगा। अगर पार्टनर्स ने किसी को बिला वजह अपना पार्टनर कहा जबकि वो नहीं था, पार्टनर्स फंसेंगे। किसी अकेले बंदे ने अपने आप को किसी का पार्टनर कहा जबकि वो पार्टनर नहीं था, वो अकेला बंदा फंसेगा। इसीलिए मैंने फिर ये क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दी थी कि ये कॉन्सेप्ट्स काफी ज्यादा मिक्स हो जाते हैं, तो इसलिए स्टॉपर और होल्डिंग आउट को अलग अलग बताया और उसमें जो काम की बात है वो अंडरलाइन बोल्ड और इस तरह से कर दी ताकि आप स्टॉपर और होल्डिंग आउट का फर्क बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। जी स्टॉपर की वजह से अगर वो कहते हैं, हम कहते हैं कि ये हमारा पार्टनर है और उस वजह से कोई बेनिफिट ले लेते हैं, ठीक है। तो उस बंदे को जिसको उन्होंने कहा है कि ये हमारा पार्टनर है उसको भी हिस्सा देंगे? जी अगर एक बंदे को वो शो करते हैं कि हमारा पार्टनर है जबकि वो पार्टनर नहीं है और उसमें वो लोग कोई बेनिफिट ले लेते हैं, तो क्या उस बंदे को हिस्सा देंगे जिसको शो किया था? नहीं, क्योंकि वो तो पार्टनर है ही नहीं। बिटवीन देम वो तो पार्टनर नहीं है, आपस में तो उन्हें पता है कि पार्टनर नहीं है, वो तो दुनिया को बताया है। तो वो कोई एक्ट ले सकता है? हाँ ले सकता है। अगर एक बंदे को आप बिला वजह कहेंगे कि हमारा पार्टनर है जबकि नहीं है, तो वो अदालत में जाके कह सकता है कि जी मैं इनसे डिसएसोसिएट हो चुका हूँ, ये खामखा झूठ बोल रहे हैं, ये मुझे भी फंसवाएंगे किसी दिन। तो एक बंदा, अगर एक बंदे को सब पता लग जाए कि दूसरा झूठ बोल रहा है, तो वो अपने आप को डिसएसोसिएट कर सकता है, पब्लिक नोटिस दे सकता है कि मेरा इनके किसी मामले से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ अब अगेन एक बंदे की गुडविल यूज कर रहे हैं तो फिर उसको ऑफिशियली पार्टनर बना ले, नॉमिनल पार्टनर बना ले कम से कम। अगर उसे कुछ भी नहीं वो बना रहे तो फिर वो उसको कोई एसेट या कोई प्रॉफिट नहीं देंगे। और अगर उसको पता लग जाए कि मेरा नाम इस्तेमाल कर रहे हैं धोखाधड़ी से, वो अदालत में जाके ये धोखा रिकवर कर सकता है। थर्ड पार्टी अगर उससे रिकवर कर ले तो वो रिकवर कर सकता है उससे? जी अगर थर्ड पार्टी किससे रिकवर कर ले? मतलब कि जिसको उसने कहा कि ये मेरा पार्टनर है, ठीक है, लेकिन वो पार्टनर नहीं था, तो थर्ड पार्टी ने उससे रिकवर कर लिया। देखें थर्ड पार्टी उससे रिकवर कैसे करेगी? वो कह देगा मैं तो पार्टनर हुई नहीं। यही तो बात है ना कि एक जगह पार्टनर और पार्टनर का आपस में रिलेशन है कि वो जानते हैं पार्टनर नहीं है, बट थर्ड पार्टी नहीं जानती। पार्टनर्स ने थर्ड पार्टी को एक जगह धोखा दिया और एक जगह अकेले पार्टनर ने थर्ड पार्टी को धोखा दिया। तो ये देखा ही जाएगा कि किसने किसको धोखा दिया है। जो धोखा दे रहा है वो लायबल होगा हमेशा, जो धोखा दे रहा है। वापस इधर आते हैं, आप लोगों के तो सवाल खत्म हो गए थे फिजिकल वाले। सर टेस्ट डिस्कशन नहीं करनी, ये भाई बहुत देर से जागे दोस्त। टेस्ट की डिस्कशन हम लोगों ने ट्यूसडे और वेडनेसडे वाले दिन पे या ट्यूसडे की शाम पे, हाँ ट्यूसडे की शाम पे प्लान की हुई है। हमारा मानना यह है कि शायद कोई भूले भटके लोग अभी भी टेस्ट देने में ख्वाहिश रखते हो, तो आज शाम 5 बजे तक जो जो टेस्ट देगा हम उसको चेक कर लेंगे। और उसके बाद अगर क्रेडिटर इस फेथ के साथ लोन ना दे दिया हो कि उन्होंने होल्डिंग आउट की वजह से क्रेडिट नहीं दिया, तो क्या होल्डिंग आउट लायबल होगा? देखिए फेथ जरूरी है। अगर क्रेडिटर को पता हो कि ये पार्टनर नहीं है और जान के लोन दे देंगे, चलो ठीक है ये फंस जाएंगे, तो फिर ये प्रिंसिपल्स अप्लाई नहीं करेंगे। ये प्रिंसिपल्स अप्लाई तब करेंगे जब क्रेडिटर को गलत फहमी हुई हो। तो गलत फहमी है तो ये प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं।
सर इंटरनेट आज बड़ा अच्छा चल रहा है, यकीन नहीं आ रहा, बस नजर ना लगाइएगा। अगर कोई सब पार्टनर किसी थर्ड पर्सन को बोले कि मैं इसका पार्टनर हूं, हालांकि वो पार्टनर नहीं है, तो क्या करेंगे जी? अगर कोई सब पार्टनर दुनिया को कहे कि मैं पार्टनर हूं, तो ये बेसिकली होल्डिंग आउट का ही प्रिंसिपल है, क्योंकि सब पार्टनर तो असल में पार्टनर नहीं है, वो खुद ही जिम्मेदार होगा अपनी तमाम हरकतों के, और फर्म वाले उसकी वजह से लायबल नहीं होंगे, क्योंकि फर्म तो जानती ही नहीं है उस बंदे को। सर बेटा और अब्बू वाला केस एस्टॉपल था जी, बिल्कुल वो एस्टॉपल था, क्योंकि अब्बू जी ने गलतफहमी फैलाई थी, बड़े ने गलतफहमी फैलाई थी। डन। सर इसका मतलब है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट सिर्फ लायबिलिटी का पार्टनर होगा, यकीन करें आपने वही बात कर दी जो मैं अक्सर करता हूं, ऐसे ही है, वो सिर्फ लायबिलिटी का पार्टनर है, बेनिफिट उसे कोई नहीं मिलेगा। जी एक भाई का आखिरी सवाल। सर होल्डिंग आउट में अगर उसने कहा था कि मैं पार्टनर हुआ, बाद में जब उस पे कोई लायबिलिटी आ जाती है तो मुकर जाता है, तो अब मुकर नहीं सकता ना, जब उसने एक दफा कह दिया कि मैं पार्टनर हूं और उसकी गवाहियां मौजूद हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? ये साबित करना कि मैं पार्टनर नहीं हूं और मैंने झूठ नहीं बोला था, उसी बंदे पे होगा, और अदालत में मामला जाएगा। अदालत में कैसे साबित होगा कि उसने झूठ बोला था या नहीं बोला था, और कब बोला था, और कितनों ने सुना था और कितनों ने याद रखा था, ये डिपेंड करता है कि पैसे कौन ज्यादा लगाता है। जो ज्यादा बड़ा वकील लेके आएगा वो साबित कर देगा वो वाली बात भी जो हुई नहीं है, और जो हल्का वकील लेके आएगा वो बेचारा सामने वाले मामले में भी मारा जाएगा। तो आप समझ रहे हैं ना पैसे लगाने से क्या मुराद है? ठीक है, जो ज्यादा सियाना होगा वो ऊपर की अथॉरिटी को पैसे लगाएगा। जी इससे पहले कि मैं कोई तौहीन अदालत कर डालूं, एक उर्दू करवानी है रिस्ट्रिक्शन। आप बहुत पीछे चल रहे हैं दोस्त, हमने पूरा फ्राइडे 1:05 तक का टाइम हमने जो है ना, चलें जी। एक भाई का आखिरी सवाल रिस्ट्रिक्शन के, मुझे पेज नंबर बताएं, लाइन बताएं, मेरे हाथ में किताब है। ठीक है, देखें ये जो फॉलोइंग एक्ट्स है ना, ये नॉर्मली आपकी इंप्लॉयड अथॉरिटी में नहीं होंगे अनलेस कि ऐसी कोई परंपरा है, ऐसी कोई रिवायत है, ऐसा कोई चलता आ रहा है मामला। अगर तो इस तरह से चलता आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमारी जिम्मेदारी नहीं है, मतलब हम आए क्लास में पढ़ाया, यहाँ पे बच्चों ने 7 सवाल पूछे, उनको जवाब दिया, उसके बाद व्हाट्सएप में बच्चे इंतजामिया से रिलेटेड कुछ मामला, जी नोट्स नहीं हुए, फलाना इस तरह से नहीं हुआ, फिर वहां कभी कभी कोई टेक्निकल सवाल भी पूछते हैं, तो टीएस वहां पे मौजूद होते हैं, उनको टेक्निकल सवाल का जवाब दे रहे होते हैं। अब अगर पहले ही दिन से सारे सवालों के जवाब मैं दे रहा होता, सर किताब कब मिलेगी, मैं जवाब दे रहा होता बच्चों किताब इस दिन मिलेगी, सर किताब हम तक क्यों नहीं पहुंची, बच्चों प्रॉब्लम हो गई थी, मजबूरी हो गई थी, इस तरह से, तो फिर क्या होगा, मैंने वो काम किया जो असूलन मैंने नहीं करना था, मेरी अथॉरिटी में नहीं आता था। लेकिन अगर 2 महीने तक मैं हर दफा किताब वाले बच्चों को भी जवाब देता था, हर दफा अपलोड क्यों नहीं हुआ, वेबसाइट क्यों नहीं चल रही, फलाना, और मैं आगे कहता जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, वेबसाइट नहीं चल रही, मैं कोशिश कर रहा हूँ वेबसाइट चल जाए, अगर मैं खामखा हर चीज की जिम्मेदारी ले रहा होता, तो ऑटोमेटिकली ऐसा समझा जाता कि जब वेबसाइट नहीं चलेगी आतिफ अब्दी साहब को टैग करना जरूरी है क्योंकि इनका कसूर होगा। इसका मतलब है मेरी जो 2 महीने की जो एक्टिविटी है दैट वाज कस्टम या यूजेज, या एक मैंने ना एक अंडरस्टैंडिंग बना दी कि हाँ भाई इस चीज का मैं जिम्मेदार हूँ, हाँ, तो जो है नहीं, तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये वाली चीजें मना है अनलेस के ये एक उस इलाके में ये रिवायत हो कि ये वाले काम ये लोग करते हैं और लोग यूज्ड टू हो, उस इलाके के लोगों को पता हो कि हाँ भाई ये वाली चीज होती है, इजाजत है, कोई मसला नहीं। तो अगर इस तरह की कोई रिवायत सेट हो गई है तो फिर तो वो रिवायत की वजह से लोग समझेंगे कि ये इनकी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर ऐसी कोई रिवायत सेट नहीं हुई तो फिर नॉर्मली ये वाले काम जो नीचे दिए हुए हैं वो पार्टनर बगैर बाकियों की इजाजत के नहीं कर सकता। डन। लें जी आगे तो चलना पड़ेगा। ये किताब भाई की थी किसी यहाँ से, उधर से आप थे। लें जी आज कुछ मजे की बातें करनी है हमने, खैर मजे की बातें तो हम हर दिन करते हैं, आज कुछ ज्यादा ही मजे की बातें करनी है। मेरे पास एक खूबसूरत सी स्लाइड सजी हुई है, खूबसूरत,
वो देखें स्लाइडें घबरा के बंद हो गई। क्या भाई स्लाइड खुद ही सी पागल हो जा रही है ना भाई। ये कोई शेर है जैसे खोलने नहीं दे रहा है। ये ऐसे किया जल्दी से प्रेजेंटेशन चला दो। कुछ परेशान है ये। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे हाथ खड़े। मेरे पास वो बार बार इसके साथ किया, आपने ऐसा कुछ नहीं करना। खतरनाक। लो जी, इस वक्त जो है ना इसमें एक आत्मा आ गई है। क्यों वजह? इसे बंद करके दोबारा ऑन करते हैं, इसकी सजा है। इसका बैग है, इसका बैग है, उसमें कीबोर्ड होगा, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। सही बात है। इस वक्त ना ऑटो पे एक डबल क्लिक चल रहा है। क्या मैं ब्लूटूथ से तो नहीं किसी से कनेक्टेड? हम तो ये भी नहीं कह सकते थे इस कमरे में शायद 150 साल पहले को कत्ल हुआ हो। ये कमरा बेचारा पैदा ही 3 साल पहले हुआ। हाँ शायद ग्राउंड फ्लोर पे कत्ल हुआ हो जिसके असरात ऊपर तक आ रहे हैं। कोई आत्मा भड़क रही है, नहीं क्या हो रही है, भटक रही है जी। अब आवाज क्लियर है? आवाज, स्क्रीन, कैमरा, तीनों चीजें डन हो गया। लें जी,
एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स। अब हम लोग जो टारगेट शुरू करने लगे हैं वो है 3 प्यारे से क्यूट से चैप्टर्स। 6 नए लॉज हैं जो हमारे सिलेबस में डाले गए हैं, इनमें से 3 सीए फाइनल से लिए हैं और 3 उन्होंने जेनेरिकली डाले हैं। जिस तरह से हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखा और जिस तरह से हमने पार्टनरशिप में देखा कि लॉ बड़ा लॉजिकल है, यहाँ पे लॉजिकल पोर्शन ना होने के बराबर और क्रैमिंग वाला पोर्शन थोड़ा ज्यादा है। ये तीनों चैप्टर्स के अंदर 6 के 6 जो लॉज हैं उसमें बहुत थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है और ज्यादातर जगह पे क्रैमिंग काम करती है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि जितनी अंडरस्टैंडिंग है और जहां जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग आए आपको अंडरस्टैंडिंग पूरी की पूरी दी जाए। जब अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाए तो उसके बाद आप अगर क्रैम करना चाहें तो आप क्रैम भी कर सकेंगे, और अगर आप समझ के खुद से लिखना चाहें तो खुद से भी, क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर हैं तो जहां डेफिनेशंस आएंगी वो मैं आपको से कहूंगा क्रैम कर लें। और मजे की बात है इन सारे लॉज में तकरीबन आधे लॉ डेफिनेशन के ऊपर है। तो तैयार है? तैयार। सवाल ये कि क्या ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है? ये 3 चैप्टर इसी दफा सिलेबस में आए हैं। ये 3 चैप्टर्स प्लस पार्टनरशिप प्लस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये 35 से 52 नंबर का सिलेबस है। मजीद उन्होंने तोड़ के नहीं बताया कि इन 3 का कितना, पार्टनरशिप का कितना, नेगोशिएबल का कितना। तो अगर मैं तीन हिस्सों में डिवाइड करूं तो तकरीबन 15 एक नंबर पार्टनरशिप, 15 एक नंबर नेगोशिएबल, 15 एक नंबर ये हो सकता है। 15 पार्टनरशिप, 10 नेगोशिएबल और 20 ये, कुछ भी कोई भी वर्किंग हो सकती है। तो इस वक्त आईकेएफ ने इन 3 की अलग से ग्रेड नहीं बताई। उन्होंने कहा कि 11 से लेके 18 तक 35 का कम से कम पेपर आ सकता है और ज्यादा से ज्यादा 52 नंबर का आ सकता है। तो अगेन अच्छी बात है कि उसमें से 3 चैप्टर तो हमने देखे हैं, वो तो मजेदार थे। अगर ये भी कुछ मजेदार निकले तो दरमियान में रहेगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वो हम एंड पे जाएंगे तो उस वक्त आपको मजेदार ना भी लगा, आपको सिलेबस खत्म होने की खुशी इतनी होनी है कि ऑटोमेटिकली अच्छा लगेगा। खैर वो इतना बुरा नहीं है, उसके बारे में मशहूर ये है कि वो बुरा है, लेकिन वो बड़ा मजेदार है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, एंटी उसके अगेंस्ट जाना, उसके खिलाफ जाना, उसको खत्म करना, उसके ऊपर कोई काम करना। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड एक एक्ट है 2010 का। इसकी कुछ रेगुलेशन है जो 2015 में भी आई हैं, 2018 में रिवाइज भी हुई हैं। गवर्नमेंट इस वक्त फाइनेंस में टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग, इन दोनों चीजों के खिलाफ काम कर रही है। बड़े कम लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग का असल मतलब पता है। मनी लॉन्ड्रिंग हमारे जहन में खबरें देख देख के ये है कि अगर कोई किसी लॉन्च में पैसे लेके भाग रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग हो गई। कोई किसी टाइम पे किसी के अकाउंट से पैसे निकल आए तो मनी लॉन्ड्रिंग। कोई करप्शन पे साबित पाया गया तो मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग का सबके जहन में जो इमेज है ना, वो पैसे लेके भागना है या पैसे चोरी कर लेना है या कुछ और इस तरह से। मनी लॉन्ड्रिंग काफी बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर हम कहते हैं अगर किसी ने क्राइम से हासिल किए हुए पैसे को डील किया, उसे छुपाया, उसे इस्तेमाल किया, उसे रखा या उसको किसी और को दिया, जिसको दिया उसने जब उसको रखा या उसको इस्तेमाल किया, ये सब के सब, इन सब ने मिलके मनी लॉन्ड्रिंग की है। तो मनी लॉन्ड्रिंग सिर्फ एक ही चीज को कहते हैं, क्रिमिनल सोर्सेज से आए हुए पैसे में डील करना। क्रिमिनल सोर्स क्या होते हैं? इन्होंने एक लिस्ट बता दी है सेक्शंस की इस लॉ ने, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। उस लिस्ट के मुताबिक अगर उनमें से कोई गुनाह सरजद हुआ है और उस गुनाह से कोई एसेट कमाए हैं, उन एसेट को डील करना, ट्रांसफर करना, रखना या उनमें कुछ भी एक्टिविटी करना, वो मनी लॉन्ड्रिंग है। जो बंदा एक्टिविटी करे उसके लिए भी मनी लॉन्ड्रिंग है, जो सपोर्ट करे उसके लिए भी मनी लॉन्ड्रिंग है, जिसके पास रखवाया जाए उसके लिए भी मनी लॉन्ड्रिंग है। इसीलिए बैंक्स को बहुत एहतियात करनी पड़ती है कि जब उनके पास लोग पैसे वगैरह रखवाएं तो वो अच्छी तरह से देख लें कि इसका सोर्स क्या है, कहां से आया है, इस बंदे का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये बंदा जो पैसे रखवा रहा है क्या वो लेजिटिमेट पैसे हैं, वो गलत सोर्सेस से तो आए हुए पैसे नहीं है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे बात करेंगे। किताब से तरतीब में थोड़ी आगे पीछे करूंगा, वर्डिंग वही होगी लेकिन मैं थोड़ा सा समझाते हुए चलूंगा। सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग को समझते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की एक बड़ी प्यारी सी डेफिनेशन। मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस किससे कहेंगे, किस चीज को कहेंगे कि यहां मनी लॉन्ड्रिंग हुई है? अगर एक पर्सन एक्वायर करता है, हासिल करता है, कन्वर्ट करता है। एक काम करते हैं, देख लेते हैं सारे वर्ड्स किसके साथ हैं। प्रोसीड ऑफ क्राइम,
प्रोसीड का मतलब क्या होता है? जो उसमें से निकला हो। क्राइम का मतलब क्या होता है? जुर्म। जुर्म से हासिल होने वाली रकम या कोई भी एसेट, याद है प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? किसी भी एसेट को। तो जुर्म से आने वाले किसी भी एसेट, अजान 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 ब्रेक। नहीं जी, हम बात कर रहे थे क्रिमिनल सोर्सेज से आने वाली प्रॉपर्टी। अगर कोई शख्स एक्वायर करता है, हासिल करता है कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हो, कोई भी ऐसा एसेट कन्वर्ट करता है, मतलब उसको किसी एक बंदे के नाम से दूसरे बंदे के नाम पे ट्रांसफर करवाता है या उसकी शेप चेंज करता है, पोजेस करता है, अपने पास रखता है, यूज करता है, इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जाम्पल, गलत तरीके से कमाई हुई एक गाड़ी हो, उस गाड़ी को इस्तेमाल करना भी मनी लॉन्ड्रिंग है। और ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी, या उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करे नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव, या तो उसे पता हो या हमें नजर आ रहा है कि उसे पता होना चाहिए, दैट सच प्रॉपर्टी इज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। एक बंदा ये जानते हुए कि जो चीज मैं यूज कर रहा हूं वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, वो उसे इस्तेमाल करे, हासिल करे, कन्वर्ट करे, ट्रांसफर करे, किसी भी तरह से उसके साथ कोई भी सलूक करे, तो वो शख्स जो जानता है कि जिस एसेट में डील कर रहा है वो गलत है, उसने जो हरकत की उसको कहेंगे मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग जुर्म करने को नहीं कहते, मनी लॉन्ड्रिंग जुर्म के पैसे में डील करने को कहते हैं। अब किस किस्म का जुर्म, अभी इसके ऊपर हम बात करेंगे कि जुर्म की यहाँ पे डेफिनेशन क्या है। फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि जो जुर्म से आया हुआ पैसा है हम उसकी बात कर रहे हैं, अभी जुर्म को आगे चल के डिफाइन करेंगे। दूसरा, अगर एक शख्स कंसील करे, छुपाए, डिस्गाइज करे, उसको थोड़ा सा उसकी शक्ल मस्क कर दे, द ट्रू नेचर, ओरिजिन, लोकेशन, डिस्पोजिशन, मूवमेंट और ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। एक बंदा एक ऐसी प्रॉपर्टी की ओनरशिप छुपाए, भाई मेरे पास एक प्रॉपर्टी है जो 2 नंबर है, मेरे एक दोस्त को मैंने कहा यार ये 2 नंबर प्रॉपर्टी है, इसको 1 नंबर बना दो,
इसके कागज बदल दो, तो जो वो कागज बदल रहा है उसने भी मनी लॉन्ड्रिंग की है। जिसने उसकी शक्ल बदली है उसने भी मनी लॉन्ड्रिंग की है। जिसने वो मदद की है उसने भी मनी लॉन्ड्रिंग। तो जो छुपाए ये जानते हुए, अगर उसे पता हो, नहीं पता तो उस बेचारे का कोई कसूर नहीं, जानते हुए या हैविंग रीजन टू बिलीव कि उसे पता होना चाहिए। तो एक बंदा जिसको एक्सप्रेस ये इंप्लाइड हमें पता है कि उसको पता है कि ये प्रोसीड ऑफ क्राइम है, और उसने ये जानते हुए भी इसकी नेचर को बदल दिया, उसकी ओरिजिन को बदल दिया, उसकी शनाख्त बदल दी, उसकी ये कह दिया कि ये फलाना नहीं फलाना जगह से आए हुए पैसे हैं, तो जिस बंदे ने इस तरह की हरकत की वो भी मनी लॉन्ड्रिंग है। कौन से एसेट में? विच इज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। जरूरी नहीं, जरूरी नहीं, थोड़ा सा आगे, होल्ड्स or possess on behalf of any other person any property knowing or having reason to believe that such property is proceeds of crime। ये जुमला तो गर्दान तो हमेशा रिपीट होगी। तो पीछे क्या बात हुई है? एक बंदा जो होल्ड करता है ऐसी प्रॉपर्टी को या पोजेस करता है किसी और के बिहाफ पे। मुझे पता है कि मेरा दोस्त मेरे पास अगर कुछ सोना रखवा रहा है तो वो उसने जुर्म से हासिल किया है। अगर मैं उसके सोने को अपने घर में भी रखूं तो मैंने भी मनी लॉन्ड्रिंग की है। तो वो शख्स जो उसमें मदद कर रहा है, वो शख्स जो उसको होल्ड कर रहा है, अपने पास रख रहा है, अगर एक सोना बैंक में रखवाया है जो और बैंक को ना पता हो कि गलत सोर्सेस से आया, फिर मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। लेकिन अगर बैंक को पता हो कि जो बंदा रखवा रहा है ये इसकी इनकम नहीं है, इसने जबरदस्ती छीना है किसी से या कुछ भी ऐसा, तो फिर बैंक अब अगर उसको अगर होल्ड कर रहा है, अपने पास रख रहा है, तो बैंक भी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। इस सब में जो कीवर्ड है वो है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। क्राइम से आने वाली जो एसेट्स हैं, जितने भी प्रोसीड्स हैं, वो अगर कोई शख्स पार्टिसिपेट करता है, एसोसिएट करता है, कंस्पायर टू कमिट करता है, अटेम्प्ट टू कमिट करता है, एड करता है, एबेट्स करता है, फैसिलिटेट करता है या काउंसिल करता है, यानी कोई भी शख्स जो किसी भी तरीके से किसी भी ओखे इंग्लिश वर्ड के थ्रू मदद करता है। पार्टिसिपेट साथ देना, एसोसिएट उसके साथ मिल जाना, कंस्पायर टू कमिट इस चीज के ऊपर मोटिवेट करे कि कमिट, उसको एक माहौल बनाए कि ये कमिट की जाए जुर्म। अटेम्प्ट टू कमिट कोशिश करे वो जुर्म करने की, एड मदद करे, अबेट्स उसको सपोर्ट करे, वो कर रहा हो और उसको जिस तरह से आपने वो नहीं कहा, जैसे हम बात करते हैं रेटिफिकेशन की, कि एक बंदा काम करता है दूसरा उसको वेट कर देता है कि हाँ भाई ये तुमने अच्छा काम किया। तो अगर एक बंदा उसे कोई सपोर्ट कर दे, बढ़ावा दे दे, उसकी मदद कर दे। फैसिलिटेट, इसका मतलब भी आपको पता है, लॉ बहुत एहतियात से हर लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है। और काउंसल्स, सपोर्ट करना, काउंसिल का मतलब है काउंसलिंग करना, उसके साथ किसी भी किस्म का ताउन करना। द कमीशन ऑफ अबव 3 एक्ट, ऊपर के 3 कामों में मदद देने वाला बंदा भी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे कहते हैं। इन 4 में से कोई भी काम मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। मनी लॉन्ड्रिंग पैसे मुल्क से बाहर ले जाने को नहीं कहते। मनी लॉन्ड्रिंग काले पैसे को सफेद करना हरगिज इसकी डेफिनेशन नहीं है। ये वो मतलब है जो हम तक पहुंचे हैं। दिस इज वन ऑफ द काइंड, किसी भी जुर्म से, कौन सा जुर्म, एक लिस्ट डिफाइन की हुई उन्होंने जराइम की, किसी भी जुर्म से आने वाली कोई भी प्रॉपर्टी में खुद डील करना, उसको किसी के पास रखवाना, जो रख रहा है वो, जो रखवा रहा है वो, जिसने मदद की वो, ये सब के सब मिलके जो हरकत कर रहे हैं उसको हम कहेंगे मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक बड़ा वाइड स्कोप का एरिया है। अगर कभी भी एक बंदा किसी जगह, हम कहते हैं जी हमने बड़ी कोशिश कर ली, वो किसी जगह नहीं फंस रहा, इधर फंसा लिया उधर फंसा लिया, तो मनी लॉन्ड्रिंग का लॉ इतना मजेदार लॉ है कि आप ये तकरीबन हर पाकिस्तानी पे लगा सकते हैं। आपका एक दोस्त आपके पास अपना पेन रखवा के गया, बाद में पता लगा उसने गजब करके, कहीं जुल्म करके, किसी का कत्ल करके वो पेन चोरी किया था। अब आप कहेंगे मुझे तो पता ही नहीं था, बच गया। वो कहेंगे नहीं, आगे एक और भी है, रीजंस टू बिलीव। आपका रूममेट था, आपको पता होना चाहिए था। तो ये जो पता होना चाहिए था ना, इतनी खूबसूरत बात है कि इसमें कभी भी किसी को भी मुजरिम डिक्लेयर किया जा सकता है। तो ये आखिरी हल होता है जब भी किसी सियासी बंदे को पकड़ना हो। आज तक पाकिस्तान में हर तरफ से लोग फिसल जाते हैं, लेकिन जब इरादा होता है पकड़ने का तो कहते हैं आ जाओ घर। क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग ऐसी चीज है जो उसने कहीं ना कहीं कर दी होगी। जितने पैसों में उसने डील किया है, जिस लेवल पे वो खेला है, तो उसने जो मर्जी बचाया हो, जो मर्जी ख्याल कर लिया हो, जितनी मर्जी रसीदें तैयार कर ली हो, मनी लॉन्ड्रिंग में फंस जाएगा। तो ये इतनी खूबसूरत चीज है कि जब किसी को वाकई में पकड़ने का इरादा बन जाए ना, जब तक इरादा नहीं होता खेलते रहते हैं।
कि जी 4 दफा अंदर गया है, 4 दफा बाहर आया है, मतलब जिस बंदे को बचा के रखना हो ना, आप देखें शरीफों में भी, तमाम शरीफ लोगों में भी कुछ ऐसे शरीफ लोग होते हैं जो वो चाहते हैं कि जरा सेफ रखें, अभी इतना गंदा ना करें, कोई पता नहीं एंड पे यही हमारे पास आखिरी ऑप्शन हो। तो जिन शरीफों को बचाना होता है उनको 15 दफा जेल भेजेंगे, 15 दफा बाहर निकाल लेंगे, और जिसको फंसाना हो उसको ऐसा भगाएंगे कि वो आना भी चाहे तो उसे आने नहीं देंगे, और फिर ये कह के उसे गंदा करेंगे कि तुम तो आ ही नहीं रहे। उसे गारंटी करेंगे तुम आओगे कुछ नहीं होगा, और उसको एयरपोर्ट पे क्या जहाज के अंदर से जाके पकड़ लें, और फिर कहीं पता नहीं क्यों नहीं वापस आ रहा। भाईजान उसने क्यों वापस आना है, पागल है। उसने देखा कि जो बाहर जाके बैठा वो सुकून से बैठा रहा। अल्ताफ भाई कब से, भाई ये तो नोन फैक्ट्स है ना, अल्ताफ भाई अगर मुल्क से बाहर हैं उनको कोई पकड़ सका? इसहाक डार इस वक्त कहाँ है? तो जिसने नहीं आना ना वो नहीं आना, और जब ज्यादा जोश दिलाएं कि आओ, तो वो एक दफा आके ये जरूर दिखाएगा कि मैं आऊंगा तो मेरे साथ होगा क्या। वो आया, उसके साथ वही हुआ जो कुछ, उसके बाद उसने साबित कर दिया कि वो आपके इस सिस्टम से निकल के जा सकता है, और इन्हीं के कहने पे निकल के जा सकता है जो कह रहे थे कि हम करप्ट लोगों को पकड़ेंगे, क्योंकि उसके पास भी सबके राज होते हैं, सबके पास सबके राज होते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमारा प्रॉब्लम बड़ा खराब है जी। आवाज कर गई? ले जी, हमें जो है वो बाहर कोई ब्लैक वीगो आई है, उन्होंने कहा है कि जी आप एटलीस्ट देखें, सच बोलने पे तो पाबंदी नहीं होनी चाहिए ना, या तो मैंने जो फैक्ट बोला वो गलत है, और मैंने किसी इंसान का नाम सिवाय उन दो लोगों के, इसहाक डार और अल्ताफ भाई, जो सबको पता है गलत है और सबको पता है कि वो नहीं पकड़े गए, कर लिया किसी ने, पकड़ के दिखा दिया। अब तो गवर्नमेंट भी वो है जो ये कह के आई थी कि करप्ट लोगों को पकड़ेंगे, उन्होंने खुद अपने हाथ से साइन करके बाहर भेजा। नहीं भेजना होता तो नहीं भेजते। तो ये सब के सब मिले हुए होते हैं। जब किसी की बिल्कुल गर्दन तक बात जाती है ना, तो फिर वो दूसरे से कहता है कि बेटा अब तुम भी फंसोगे। उसको समझ आ जाती है कि नहीं अब बात बढ़ गई है, अब इस वक्त अगर छेड़ दिया ना तो हम भी एक्सपोज हो जाएंगे, और एक आध चीज एक्सपोज कर भी देते हैं ट्रेलर के तौर पे कि बेटा ये एक वीडियो है, 15 वीडियोस और आ जाएंगे, ये एक वॉइस है, इस तरह की 20 और पड़ी हुई हैं। थोड़ा सा कुछ अरसे मीडिया में शोर शराबा मचेगा, बाद में कौन याद रखता है कि कब कौन सी वॉइस आई थी, कब कौन सी वीडियो आई थी, कब क्या हुआ था। तो मनी लॉन्ड्रिंग बहुत वास्ट स्कोप रखती है। कोई भी ऐसा क्राइम जो इन्होंने डिफाइन किया हुआ है, वो करने वाला, उससे हासिल होने वाली प्रॉपर्टी रखने वाला, उसको डील करने वाला, कन्वर्ट करने वाला, ट्रांसफर करने वाला, किसी और को देने वाला, किसी और से लेने वाला, किसी और के बिहाफ पे सपोर्ट करने वाला, उसकी मदद करने वाला, वो सारे लोग जिनको या तो पता है कि वो प्रोसीड ऑफ क्राइम है, या उन्हें पता होना चाहिए कि प्रोसीड ऑफ क्राइम है, वो सारे लोग मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। तो पूरे पूरे बैंक मनी लॉन्ड्रिंग में फंस सकते हैं अगर इरादा बन जाए इनका, क्योंकि तकरीबन हर बैंक में तकरीबन हर तरह के बड़े बंदे के अकाउंट होते हैं, और तकरीबन हर बैंक को पता ही होता है कि वो जायज पैसे नहीं है। तो अगेन एक ऐसा लॉ हमारे पास बैकअप में है कि जब इरादा बनेगा किसी को भी पकड़ने का, तो इससे नहीं कोई बच सकता। इधर सबके सब जो है ना वो फंस जाते हैं। वो भाई कुछ कहना चाहते हैं? जी जी। अगर वो उस लिस्ट में आए, मैं यही तो कह रहा हूँ, मनी लॉन्ड्रिंग को हम लोगों ने बहुत गलत इंटरप्रेट किया है। हमारे जहन में मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन ही और आ गई है। हमें लगता है पैसे चोरी करने को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। हो सकता है पैसे की चोरी वुड बी एन ऑफेंस, जो कि एक लिस्ट में डिफाइन हो ऑफेंसेस की। उस लिस्ट में करप्शन भी डिफाइंड है, तो उस लिस्ट में बहुत सारे ऑफेंसेस डिफाइंड है। तो सिर्फ पैसे की डीलिंग नहीं, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी जगह जहां आप एक ऐसे एसेट में डील कर रहे हैं जिसमें आपको पता है कि ये प्रोसीड ऑफ क्राइम है, वो बन जाता है आपका मनी लॉन्ड्रिंग। अब एक स्टेप आगे चलते हैं, ये प्रोसीड ऑफ क्राइम के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। हमारी किताब ने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के ऊपर बात नहीं की, जिसका मुझे बड़ा दुख रहा। तो मैं फिर एक ट्यूटर नोट डाल के इसको वाजे करने की कोशिश की कि जरा प्रोसीड ऑफ क्राइम बता दिया जाए।
any property derived or obtained directly or indirectly by any person from a predicate offense or a foreign serious offense. कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने हासिल की है बाय कमिटिंग अ प्रेडिकेट ऑफेंस. प्रेडिकेट ऑफेंस कैसे कहते हैं? एक स्केड्यूल दिया हुआ है, स्केड्यूल 1 इस एक्ट के एंड पे, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलेबस में नहीं है. उसमें एक लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस डिफाइन किए हुए, तकरीबन उसमें कोई 250 के करीब ऑफेंसेस है. उन ऑफेंसेस से आने वाली प्रॉपर्टी के ऊपर हम बातें कर रहे हैं. वो ऑफेंस करना मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, कत्ल करना मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है. कत्ल करके किसी के एसेट जब्त कर लिए या कत्ल करके किसी का कोई कब्जा कर लिया, तो कोई ऐसा जुर्म जो उस लिस्ट में डिफाइन है. अब वी आर नॉट एक्सपेक्टेड के पेपर में एक सिचुएशन बताएं और हमसे पूछें बताओ ये जुर्म आता है या नहीं उस डेफिनेशन में, क्योंकि हमें तो उन्होंने प्रोसीड ऑफ क्राइम तक की डेफिनेशन नहीं दी. तो मैं फाइनल के लॉ से आपके लिए डेफिनेशन लेके आया. प्रेडिकेट ऑफेंस वो जो स्केड्यूल 1 में दिया हुआ है, एक लिस्ट. फॉरेन सीरियस ऑफेंस का मतलब है वो ऑफेंस जो स्केड्यूल 1 में दिया हुआ है लेकिन वो पाकिस्तान में ना हुआ हो, पाकिस्तान से बाहर हुआ और उसका एसेट पाकिस्तान में डील हुआ हो. तो इसका मतलब ये है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हमने इस तरह से, तो ये प्रेडिकेट ऑफेंस की तरह से ये है लेकिन ये किसी और कंट्री में होता है. अब सवाल ये है कि नॉलेज थी या नहीं थी. नीचे कुछ फालतू बातें लिखी हैं, एक दफा पढ़ लें, असूलन याद करने वाली नहीं है. द नॉलेज, इंटेंट और पर्पस रिक्वायर्ड एज एन एलिमेंट ऑफ एन ऑफेंस सेट फोर्थ हियर. वो जो डेफिनेशन में हमने कहा है ना, पता था या नहीं था, मतलब बड़ा अहम बात हो गई ना कि उसे पता है या नहीं पता. उन्होंने कहा मे बी टेकन फ्रॉम फैक्चुअल सर्कमस्टांसेस इन अकॉर्डेंस विद कानून शहादत 1984. कानून शहादत का जो लॉ है ना 1984 का, उसके कवानीन फॉलो करेंगे ये देखने के लिए कि बंदे को पता था या नहीं था. इन्होंने मेरे ऊपर सहूलत कर दी. नहीं तो इससे पहले कि मैं ये बताता, आपने कहना था सर ये कैसे पता लगेगा कि उसको पता था. अच्छा ये कैसे पता लगेगा कि उसे पता होना चाहिए था. तो भाई ये सब पता करना हमारे जिम्मे नहीं है, अदालत के जिम्मे. और अदालत अपना कानून शहादत का जो ऑर्डिनेंस है, कानून शहादत का जो लॉ है उसको फॉलो करेंगे और उसके मुताबिक डिफाइन करेंगे कि उसको पता था या नहीं था, उसका इरादा था या नहीं था. यानी वो कहना चाह रहे हैं आपने अपना दिमाग खराब नहीं करना, आपने ज्यादा नहीं सोचना, बस आपने डेफिनेशन हटा मारना. दूसरा, in order to prove an offense of money laundering, the conviction of an accused for the respective predicate offense shall not be required. क्या ही खूबसूरत बात कर दी. समझ नहीं आया ना, इतनी खूबसूरत बातें समझ ही नहीं आई. अब अगेन ये जुमला समझ ना आता अगर मैं आपको प्रोसीड ऑफ क्राइम ना समझाता. प्रोसीड ऑफ क्राइम क्या है? किसी प्रेडिकेट ऑफेंस से आने वाली प्रॉपर्टी. प्रेडिकेट ऑफेंस एक लिस्ट डिफाइन है, एक स्केड्यूल है जिसमें उन्होंने कहा है, फॉर एग्जांपल उसमें लिखा हुआ है किडनैपिंग. किसी ने किडनैप किया और किडनैप करने के बाद पैसे मांगे तावान के तौर पे, पैसे उसे मिल गए, उसको पकड़ लिया इन्होंने और कहा कि तुमने तो मनी लॉन्ड्रिंग की है. अब जरूरी नहीं है कि किडनैपिंग का मुकदमा होने के बाद उसको किडनैपिंग की सजा भी मिली हो. यानी वो जो असल ऑफेंस है जिससे चीज आई है वो भले अभी तक साबित ना हुआ हो, भले उसके ऊपर उसको अदालत में वो ना मिली और वो स्टे पे स्टे ले रहा हो या उसको आगे से आगे कर रहा हो, अगर इधर वालों ने पकड़ लिया कि उस बंदे ने किडनैपिंग से ही पैसा उठाया है, तो भले किडनैपिंग पे अभी तक वो कन्विक्ट हुआ या नहीं हुआ, मतलब मुजरिम डिक्लेयर हुआ या नहीं हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग वाले ये पावर रखते हैं कि वो उसको अपने कानून में जुर्मवार वो कर दे, मुजरिम डिक्लेयर कर दे. इनके पास पावर्स बहुत ज्यादा है. मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इनके ऑफिसर्स हैं जो कि इवन सियासतदानों तक को जो है वो उजाड़ सकते हैं, उनके घरों पे छापा मार सकते हैं, उनके पास से प्रॉपर्टीज रिकवर कर सकते हैं. सिर्फ 2 जगह इनको छापा मारना मना है, बाकी हर जगह ये छापा मार सकते हैं. जो 4 पिलर्स हैं पाकिस्तान के उनमें से 2. चलें मैं बता देता हूँ 2 कौन से नहीं. प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट यानी कि जो पार्लियामेंट वाला सिस्टम है वो, और सदर, ईवान सदर. 4 पिलर्स में से 2 पिलर ये होते हैं. इन 2 को छोड़ के बाकी जो 2 पिलर्स हैं, ये सारे पिलर हमें कब पता लगेंगे? चैप्टर 1 पढ़ेंगे. चैप्टर 1 में मैं आपको बताऊंगा कि बकाया 2 पिलर कौन से. इसी तरीके से हाँ स्टे ट्यून्ड, ये जो है ना आगे आनी है. तो इसका मतलब ये है कि ओरिजिनल जुर्म पे अभी तक सजा मिली है या नहीं मिली. अगर हम साबित कर दें कि वो जुर्म की वजह से आने वाले पैसे में डीलिंग हो रही है, तो हम यहाँ पे उसको मनी लॉन्ड्रिंग कह सकते हैं. जी
क्राइम है उनके साथ ये भी एक मुकदमा लग सकता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब वो जितने भी क्राइम है उन क्राइम में क्राइम का साबित होना ना होना बात की बात है, उधर से अगर कोई पैसा आ गया ना या कोई एसेट आ गए और इन्होंने साबित कर दिया कि ये प्रोसीड ऑफ क्राइम है तो वो प्रोसीड ऑफ क्राइम। तो इसका मतलब है आपने जो चीज याद करनी है वो है डेफिनेशन, यानी इसमें मैंने समझाने की भरपूर कोशिश कर दी है, लेकिन बाय द एंड ऑफ डे ऑल यू नीड इज कि आपको रटी हुई हो डेफिनेशन। ज्यादा बड़े लॉज तो है नहीं है, रटे मारे जा सकते हैं इनको, लेकिन मैं पूरा इसका माहौल आपको समझाना बड़ा जरूरी था कि पीछे हम बातें क्या कर रहे हैं। हर रोज पढ़ाना हमने थोड़ा थोड़ा सा है, कोशिश करेंगे किसी भी दिन 2 सफ़े से आगे ना जाए। ठीक है जी, हमने हर दिन थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना है, अवाम में घबराहट पाई जाती है। अभी तक हमें पता कितना पढ़ा है? इतना। ये तो मैंने फैला के जरा उसको डेफिनेशन ज्यादा बड़ी कर दी थी, और अगला तो मैंने वो पढ़ाया ट्यूटर नोट। तो यकीन माने मैं भी समझाने पे ज्यादा यकीन रखता हूँ, लेकिन जब समझ आ जाए तो फिर बताने पे भी यकीन रखता हूँ कि हाँ भाई ए खुद ही पढ़ लें। मनी लॉन्ड्रिंग की पनिशमेंट क्या है? लो जी, ये बंदे को कम से कम 1 साल और ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक की कैद हो सकती है, और सादा वाली कैद नहीं, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, कैद बामुशक्कत, एक तकलीफदेह कैद जो कि कम से कम 1 साल की होनी चाहिए, और ये 1 साल एक्सटेंड हो सकता है 10 साल तक। एक फाइन जो कि 25 मिलियन तक जा सकता है। 25 मिलियन उर्दू में कितने होते हैं? 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ तक फाइन जा सकता है, तक का मतलब है कि इससे कम भी हो सकता है। एंड फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, वो जो मनी लॉन्ड्रिंग में जो प्रॉपर्टी यानी कि एसेट इन्वॉल्व था वो जब्त कर लिया जाएगा, जब्त कर लेंगे, कब्जे में कर लेंगे। तो एक तो जुर्माना भी करेंगे, और उसको ये ऑप्शन नहीं है कि वो जुर्माना उसी एसेट में से दे दे। तो जुर्माना, कैद, एंड वो जो एसेट है जो साबित हो गया कि मनी लॉन्ड्रिंग वाला, वो उससे छीन लिया जाएगा। अगर वो एक इंसान है, अगर वो एक कंपनी है तो कंपनी को फाइन होगा 100 मिलियन का, और हर डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉय जो साबित हो जाएगा कि गिल्टी था, उनको ये ऊपर वाले सारे फाइन होंगे। यानी कंपनी को 100 मिलियन का फाइन, और जो जो पकड़ा जाएगा उसको 25 मिलियन फाइन, सजा एंड फलाना फलाना, वो सब कुछ उसी तरह से होगा। Where a company contravene the provision of this act or any related rules etc, every responsible person, director, partner, falana 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 falana, shall be liable to be proceed against and punished accordingly। जब भी एक कंपनी ने ऐसा किया है तो वो तमाम लोग जो कि शामिल जुर्म रहे हैं, कंपनी तो कंपनी होती है ना, कंपनी तो एक ऐसा पर्सन है जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर चला रहे हैं, तो कंपनी नामी शख्स को 100 मिलियन का फाइन हो जाएगा, और कंपनी के अंदर हर वो शख्स जो कि उस जुर्म में शरीक था उसको वो सारे फाइन पेनल्टीज पड़ेंगे जो कि हमने ऊपर देखे हैं, यानी कि 1 से 10 साल तक की कैद, 25 मिलियन तक का जुर्माना, और वो प्रॉपर्टी जब्त हो जाए जो प्रॉपर्टी उसमें इन्वॉल्व रही। जी लास्ट पॉइंट वो कह रहे हैं, जब एक कंपनी कॉन्ट्रावीन करेगी इस एक्ट की प्रोविजन को, इस एक्ट के कवानीन की खिलाफ वर्जी करेगी, और एनी रिलेटेड रूल, या इस एक्ट से रिलेटेड कोई भी और रिलेटेड रूल होगा, हर रिस्पॉन्सिबल पर्सन, हर वो शख्स जो उसका रिस्पॉन्सिबल है, जिसने वो वाला एक्ट करवाया है, और ऊपर हमने देखा था कि वो जिसको हमने गिल्टी फाउंड किया होगा, shall be liable to be proceeded against and punish accordingly। वो लाइबल हैं कि उन्हें पकड़ा जाए, उन पे कार्रवाई हो, अगर साबित हो जाए कि वो मुजरिम है तो उनको भी सजा दिलाई जाए। कहने का मतलब है कि जब एक कंपनी ऐसा जुर्म करती है तो कंपनी का हर ऑफिसर एक्सपोज है, उसको पकड़ के उस पर कार्रवाई की जा सकती है, और जिस पे साबित हो जाए उसको पनिशमेंट भी मिल जाएगी। तो इसका मतलब है कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो ऑफेंस है हमने उसकी पेनल्टी पड़ी, और इसको भी हमने रट्टा मार लेना है कि ये कितने करोड़ की है, कितने साल की है, क्या है। ये एक इंसान की है, और अगर कंपनी करे तो कंपनी को 100 मिलियन जुर्माना होगा, और कंपनी के हर बंदे पे केस चल सकता है जो भी उनको मुनासिब लगे, और जो भी हार जाएगा उस केस में वो शख्स इंडिविजुअली ऊपर वाले 3 उसके ऊपर आ जाएंगे कि उसको पर जुर्माना भी देना पड़ेगा, उसको जेल भी भुगतनी पड़ेगी, और वो सारे काम करने पड़ेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि नवाज शरीफ के केस में नवाज शरीफ से ज्यादा जिसको हम चाहते हैं कि हाँ भाई उस बंदे को पकड़ा जाए, वो कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो इसाक डार, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसने धोखा दिया, जिसने साथ दिया। इसाक डार इंग्लैंड एंड वेल्स का चार्टर्ड अकाउंटेंट।
तो ऐसे में असल बंदे से ज्यादा पकड़ है उस अकाउंटेंट की जो सपोर्ट कर रहा है। तो अगर आप लोगों ने भी कभी कल को बड़े होके किसी गलत बंदे का साथ दिया तो वो पकड़ा जाए या नहीं, उसने तो भाग जाना है। ये डिपेंड करता है, अगर आप थोड़े से सियासी भी हैं तो भाग तो आप भी सकते हैं, लेकिन अगर आप सियासी ना हुए, जो कि आप अक्सर नहीं होंगे, तो ऐसे में आपने पकड़े जाना है। तो ऐसे में जलीलो ख्वार अकाउंटेंट ही होता है। तो कोशिश करें कि गलत बंदों का साथ ना दें। इसीलिए आपको बहुत ही छोटी उम्र में ये बताया जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है। तो ऐसे में अब कल को कोई टीवी पे बैठ के तज्जिया निगार बता रहा हो कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, तो एक दफा समझ लीजिएगा कि उसने भी डेफिनेशन नहीं पढ़ी हुई। उन्हें पता होता है कि मेजॉरिटी अवाम तो पागल है, और जिनको पता है वो कहेंगे यार ये तो वैसी टॉक शोज बेकार होते हैं, इसको क्या देखना। अब आप लोग समझ चुके हैं, जान चुके हैं मनी लॉन्ड्रिंग क्या है और किस तरह से, यानी हमने ऑफेंस और इसकी पेनल्टी पढ़ी। अब इसमें एक जनरल डिस्कशन है मनी लॉन्ड्रिंग की, जिसमें जनरल सा तबसरा है, इंतहाई जनरल सा। लोगों को टाइम इतना जल्दी कैसे समझ आ जाता है। 1:40 मेरे पास हो रहे हैं, मैं दूसरी घड़ी पे देख लेता हूँ, इस पे भी 1:40 हो रहे हैं, तीसरी घड़ी पे भी मेरे ख्याल में 1:40 ही हो रहे हैं। तो तमाम घड़ियों के अनुसार 1:40 हो रहे हैं, तो हमारे पास अभी भी 5 मिनट बाकी हैं। अब एक ऑप्शन ये है कि मैं आपसे कहूँ घर से पढ़ाइएगा ये वाली बात, एक ही है कि मैं पढ़ा दूं। चलें 1 मिनट, आप घबराए बैठे, कोई बात नहीं, आप हक रखते हैं, आप घबराए बैठे, कोई मसला नहीं, कोई मसला ही नहीं, टेंशन नहीं लेनी। एक डेफिनेशन आपको दिखा दूं, गल मुका देते हैं, छोटी सी डेफिनेशन है, ये देखें। अभी देखते ही आपका हासा निकल जाएगा, ऑनलाइन वालों का तो हासा निकल गया। छोटी सी डेफिनेशन, कहने का मतलब है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सबसे खतरनाक लोग हैं इसमें। क्यों? सबने पैसा कहां रखना है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास। तो ज्यादातर मनी लॉन्ड्रिंग में वो जो एबेट, कॉन्स्पायर, सपोर्ट्स, पार्टिसिपेट, फलाना या होल्ड और फलाना, ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे जरा ज्यादा आ जाता है। अब अगर आपसे कोई पूछे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है, तो आप कहेंगे भाईजान समझ तो मैं बड़े होके जाऊंगा कि क्या होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लेकिन आज मेरा रट्टा मारना देखना। तो आपने खूबसूरत सा रट्टा मार लेना है, क्योंकि इसमें लिखे हुए किसी भी लफ्ज की वजाहत आपसे नहीं पूछी जाएगी। किसे कहते हैं? जस्ट आपको बता दूं सिर्फ हौसले के लिए, ऑल्दो मतलब वी आर नॉट रिक्वायर्ड कि हमें अंडरस्टैंडिंग हो। कोई भी इंस्टीट्यूशन जो एक या एक से ज्यादा इन फॉलोइंग एक्टिविटीज में से कुछ कर रहा है, क्या? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स एंड अदर रीपेबल फंड फ्रॉम द पब्लिक, आवाम से वो जो पैसे लेते हैं कि डिपॉजिट जमा कराओ हम तुम्हें बड़े अच्छे रिटर्न देंगे, वो इदारे। लेंडिंग इन व्हाटसोएवर फॉर्म, किसी भी किस्म का लोन, जरई हो, फलाना हो, किसी भी तरीके का लोन जो दिया जा रहा है। फाइनेंशियल लीजिंग, ये जो किस्तों पे गाड़ी शाड़ी और इस तरह के एसेट्स दिए जाते हैं। मनी और वैल्यू ट्रांसफर, आप ये ऐसे इदारे जो कि पैसों के ट्रांसफर को फैसिलिटेट कर रहे हैं, मनी के ट्रांसफर को, तो ऐसे में जैस कैश और इस तरह की चीजें भी ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में आ जानी है। Issuing and managing means of payment including but not limited to credit and debit card, check, traveler check, फलाना order, electronic money, वो सारे जो इस तरह की चीजों में डील कर रहे हैं। वो जो फाइनेंशियल गारंटीज दे रहे हैं, कमिटमेंट्स कर रहे हैं, कई दफा बैंक्स बाहर के लोगों को गारंटीज दे रहे होते हैं अपने क्लाइंट के बिहाफ पे। क्लाइंट कहता है मेरे पैसे आपके पास पड़े हैं, आप जरा गारंटी दे दें कि जब माल आएगा मैं लाजमी पेमेंट कर दूंगा। तो बैंक बाहर वालों को गारंटी देता है कि हाँ भाई इस बंदे के पास पैसे पड़े हैं, घबराओ मत, तुम लोग माल भेजो, मैं जिम्मेदार हूँ, ये पैसे नहीं देगा मैं पैसे दे दूंगा। शायद आपने LG/LC सुना हो, लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ गारंटी। उसमें क्या होता है, बैंक ये सर्विस भी प्रोवाइड करता है कि अपने क्लाइंट के बिहाफ पे बाहर के लोगों को, बाहर का बंदा पाकिस्तानी इंडिविजुअल पे भरोसा नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान के एक बैंक पे भरोसा जरूर कर लेगा। ट्रेडिंग इन चीजों में ट्रेडिंग, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट, फॉरेन एक्सचेंज, फलाना 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 फलाना, शुक्र है एंड पे ये नहीं लिखा, और एनी अदर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब इनमें एक एक लफ्ज के अंदर बड़ी बड़ी गहराई है, लेकिन वो एक एक लफ्ज हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ एक डेफिनेशन है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसे कहते हैं। तो हम लोगों ने पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का कानून नहीं पढ़ा। कहीं आप लोग मुझे एक जालिम इंसान कंसिडर करते हुए ये कहें कि सर तो बड़े जालिम निकले, सर ने हमें सारा पढ़ा दिया, हमने कुछ छोड़ा है। जो शुरू में डिस्कशन है, दिखाएं जरा किताब, थैंक यू।
हमने शुरू में एक डिस्कशन छोड़ी है, उसके नीचे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन है, वो आपने रटा मार लेनी है माशाल्लाह से। ऑफेंस पढ़ा, पनिशमेंट पढ़ी, इतना क्यूट सा छोटा सा कानून था बेचारा। तो ऐसे में हमने जनरल डिस्कशन इसकी नहीं पढ़ी, जिसके ऊपर कल हमें खातिर ख्वाह 3 से 4 मिनट लग सकते हैं। तो हमने पूरा कानून आज खत्म नहीं किया, क्योंकि चैप्टर अभी शुरू हुआ है और ये चैप्टर्स अभी शुरू हुए हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता जरा आपका मिजाज बनता चला जाए इन चैप्टर्स का। इन चैप्टर्स में ज्यादातर डेफिनेशंस है जो समझा मैं दूंगा, लेकिन अल्टीमेटली आपने क्रैम करना, क्योंकि पेपर में उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं, उसकी रेक्टिफिकेशन। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। तब उसमें डेफिनेशंस कितनी थी और हर डेफिनेशन समझिए, आप गौर से तो देखें। आप जाएं जरा माजी में जाएं, टेस्ट कब चेक होंगे? अगले टेस्ट का टाइम खत्म होने से पहले पहले तक। तो पिछले हफ्ते का टेस्ट आज रात तक चेक हो जाना चाहिए।